नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल, जो सुपर टेट में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, शिक्षण कौशल का आज टॉपिक नंबर 2 है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो देखिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये थोड़ा बड़ा है, तो ये क्लास कम से कम 3 से 4 दिन तक चलेगी शिक्षण कौशल के अधिगम से, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए और प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या के साथ हम करते हुए चलेंगे और प्रत्येक ऑप्शन को पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 किंडरगार्टन विधि, बी है व्याख्यान विधि, सी है प्रश्नोत्तर विधि और डी है पाठ्य पुस्तक विधि। तो देखिए, क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही आंसर होगा, खेल आधारित विधि जो होती है किंडरगार्टन विधि, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। और देखिए, जो किंडरगार्टन विधि के जो जनक है ये कौन है? तो ये फ्राबेल है, फ्राबेल साहब है। ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा है व्याख्यान विधि। तो देखिए, जो व्याख्यान विधि होती है, जो व्याख्यान विधि में सिर्फ भाषण दिया जाता है, जिसमें जो श्रोता होता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक ना, ये खेल आधारित विधि नहीं होती। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है, इसके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से विषय का विकास किया जाता है। और पाठ्य पुस्तक विधि जो होती है, यह केवल पुस्तक के अध्ययन और वाचन पर केंद्रित होती है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है? देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि वास्तव में जो प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये बात जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक है काल्विन। कौन है? काल्विन है। ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा काल्विन। तो देखिए, जो बीएफ स्किनर है, ये क्या दिए हैं? यह इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और काल्विन जो साहब है, इन्होंने ये माना था कि जो शिक्षण जो होता है, प्रश्न पूछना और छात्र को सोचने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा उत्तेजक है। ठीक ना। और रायबर्न का क्या सुझाव है? इन्होंने कहा था कि जो अधिगम होता है वह मार्गदर्शन से जुड़े हुए विचार की वजह से शिक्षण अच्छा होता है। ठीक ना। और वैलेंटाइन क्या कहते हैं? इन्होंने निदान और उपचार पर एक परिभाषा दी है। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का मुख्य गुण क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है, उसमें प्रयोग प्रदर्शन विधि जो है उसका मुख्य कारण क्या है? केवल समय की बचत करना। ये तो केवल शब्द आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक ना। बी है सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में सहायक। ये बात ठीक लग रही है। निष्क्रिय तो होगा नहीं प्रयोग करते वक्त। ठीक ना। और केवल आ गया तो निगेटिव है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अभी हम बताए थे वैलेंटाइन ने किसका दिए थे? बचाव और निदान का पर परिभाषा दी है। ठीक है।
टाइन ने ही क्या किए, बचाव जो निदान और उपचार पर एक परिभाषा दिए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। वैलेंटाइन ने कहा है कि किसी समस्या या दोष से उत्पन्न होने से पहले ही बचाव कर लेना निदान की सर्वोत्तम अवस्था होती है, ठीक ना। मान लीजिए कोई समस्या और दोष होने से पहले उसका निदान कर लेना, यही उसका सर्वोत्तम अवस्था है। थॉर्नडाइक का क्या है, थॉर्नडाइक ने क्रिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। फ्रावेल किंडरगार्टन पद्धति जो है, किंडरगार्टन प्रणाली है, उसकी स्थापना की है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है। पूर्व ज्ञान जानने के लिए वितरण कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रस्तावना कौशल, सैंपट कौशल। तो देखिए वितरण कौशल क्या होता है, व्याख्यान कौशल क्या होता है, प्रस्तावना कौशल क्या होता है, सैंपट कौशल क्या होता है। उसके बाद मैं इस बता दे रहा हूँ, अभी आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए वितरण कौशल क्या होता है, इसका उपयोग घटना या कहानी, कोई भी घटना हुई हो चाहे कहानी हो, उसको एक क्रमबद्ध वर्णन किया जाएगा, तो वह वितरण कौशल कहलाता है। अब व्याख्यान कौशल क्या होता है, इसका उपयोग जटिल तथ्यों को समझाने के लिए किया जाता है। मान लो कोई कठिन वाक्य है तो उसको व्याख्या के माध्यम से समझाने के लिए किया जाता है। और प्रस्तावना कौशल क्या है, पाठ शुरू होने से पहले बच्चों को, मान लीजिए प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि ना, जैसे पाठ जब शुरू होता है ना, उससे पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए या क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है ना। मान लीजिए हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले मान लीजिए कोई प्रश्न हमें हल कराना है, तो उससे पहले पूछ लेंगे कि ये चीज़ आ रही है कि नहीं। अगर आ रहेगी तभी तो उसको हल कराएंगे, नहीं आती रहेगी, थोड़ा भी नहीं आएगा तो नहीं हल कर पाएगा। जैसे मान लो गूढ़ा करना है और पहाड़ा नहीं आएगा तो हल कर लेगा नहीं ना, बस वही बात है। गूढ़ा सिखाने से पहले हमको पहाड़ा सिखाना पड़ेगा, तो पूर्व ज्ञान को पहले हम जानेंगे, तो वही होती प्रस्तावना, ठीक ना। तो अब सैंपट कौशल क्या होता है, इस पर क्या होता है, बोर्ड पर स्पष्ट और सुंदर लिखने के लिए यह कौशल होता है सैंपट कौशल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक। पूर्व ज्ञान की बात आ गई, वही मतलब प्रस्तावना। जब पूर्व ज्ञान जान जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो प्रस्तावना हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ज्ञान, समयबद्धता, बोध, अनुप्रयोग। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब सभी क्षेत्र से। ज्ञान तो होगा, समयबद्धता, जो समयबद्धता होती है, ये थोड़ा सा भाई गलत लग रहा है। बोध करना भी तो है, अनुप्रयोग भी करना है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा समयबद्धता हो जाएगा, क्योंकि समयबद्धता नहीं होती है संज्ञानात्मक कौशल में, कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, ठीक ना। ज्ञान का मतलब होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर है। जो ब्लूम साहब ने टैक्सोनॉमी दिए है उसमें जो है ज्ञान प्रथम स्तर है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। और जो दूसरा स्तर है बोध, ठीक ना, बोध जो है दूसरा स्तर है। और अनुप्रयोग जो है संज्ञानात्मक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग है। लेकिन जो समयबद्धता है यह भावात्मक या चरित्र निर्माण से संबंधित है। यह समय जो बद्धता होती है ना, यह जो भावात्मक या चरित्र निर्माण से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक या मस्तिष्क ज्ञान से क्षेत्र से नहीं होती है। ये ध्यान रहे, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे,
डोमिनोज का सर्वाधिक उपयोग किस विषय के शिक्षण में होता है? इतिहास, गणित, भाषा शिक्षण, भूगोल। तो देखिए डोमिनोज का जो प्रयोग होता है वो गणित में सबसे अधिक होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गणित। गणित शिक्षण में इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। प्राथमिक स्तर की जो गणित कीट में डोमिनोज का प्रयोग अंक या संख्या या ज्ञान के लिए होता है। हालांकि जो इतिहास है और अन्य विषय है इसमें भी इसकी भूमिका होती है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जैसे इतिहास में समय रेखा या मानचित्र में सहायक होता है ना, होता है, लेकिन मुख्य रूप से गणित में ही उपयोग होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। सुकराती विधि को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। देखिए सुकराती विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। सुकराती, शुक्र है प्रश्न नहीं पूछा, बच गए हम, ठीक ना। स्कूल में होता है ना, शुक्र है आज मुझसे प्रश्न नहीं पूछा। शुक्र मतलब सुकराती, प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ये कौन दिए थे? इसके संपादक या जनक कौन है? सुकरात है, ठीक ना। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक। और आगमन विधि अरस्तु। आगमन और निगमन विधि दोनों के जनक अरस्तु है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर MLL का निर्धारण किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर जो राष्ट्रीय समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर, जिसको बोला था MLL, का निर्धारण किया था? केवल गणित और विज्ञान का, भाषा गणित और पर्यावरण अध्ययन का। ये जो केवल शब्द है तो ये पहले गलत, ठीक ना। केवल शब्द जहाँ काट दो, बचा क्या? भाषा गणित और पर्यावरण अध्ययन का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा यहीं पर। कक्षा से 1 से 5 तक जिसमें भाषा गणित और पर्यावरण मुख्य रूप से 3 विषय सम्मिलित की गई थी, ठीक ना। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, MLL का मतलब होता है मिनिमम लर्निंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अब देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आया तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन डेली कराएंगे। टॉपिक वाइज शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम, यह परिभाषा किसने दी? कह रहा है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम, आकस्मिक रूप से जो क्रम होता है, परिभाषा किसने दी? तो यह जो पुनर्बलन शब्द आ गया ना, तो यहाँ से मान लो यहीं से समझ लेना BF स्किनर का है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा BF स्किनर। BF स्किनर के अनुसार क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया की एक सही समय पर सही पुनर्बलन देना ही शिक्षण है, ठीक है। गीज साहब क्या कहते हैं? गीज, NL गीज, इन्होंने शिक्षण को पारस्परिक प्रभाव के रूप में परिभाषित किया है, ठीक ना। ब्रूनर साहब का क्या है? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिए है। इन्होंने संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर साहब ने दिए है। और जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया दी है। शिक्षण की 3 ध्रुवी प्रक्रिया याद रखिएगा, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। शिक्षण की बहुयामी प्रक्रिया किसने दी है और एक ध्रुवी प्रक्रिया किसने दी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? निष्क्रियता का सिद्धांत,
निष्क्रियता तो एकदम निगेटिव हो जाएगी। क्रियाशीलता का सिद्धांत ठीक है, रटने का सिद्धांत तो एकदम नहीं होता है, निगेटिव शब्द होता है, नकारात्मक होता है, केवल शब्द आ गया तो ये भी निगेटिव होता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत ही शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है। तो करके सीखना, क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब करके सीखना ही, लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, ठीक ना। एनसीएफ 2005 यही कहता है। तो आइए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना? केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना तो एकदम नहीं है। उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम का पूरा करना ये तो नहीं। अनुशासन बनाए रखना ये भी नेगेटिव होता है। तो उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना ही क्या होता है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। तेज पढ़ा रहा हूँ तो बताइए, स्लो कर दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, व्यक्तित्व संप्रेषण का क्या उद्देश्य है? थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बताइएगा जो भी समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का विकास करना। बी है, सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना। सी है, सामूहिक अनुशासन बनाना। और डी है, समय की बचत करना। तो देखिए व्यक्तिगत संप्रेषण का जो अर्थ होता है या उद्देश्य है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार विशिष्ट योग्यता और व्यक्तित्व का विकास करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हो गया, 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, क्रियापरक शिक्षण विधि का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना। देखिए शिक्षक द्वारा व्याख्यान की बात, निगेटिव शब्द है। बी है, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। और सी है, पाठ्यपुस्तक को बोलकर पढ़ना। और डी है, बोर्ड से उत्तर उतारना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए पाठ्य पुस्तक को बोलकर पढ़ने का मतलब होता है यह निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक ना। केवल शब्द आ गया तो वह शिक्षक केंद्रित बात कर रहा है। शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना मतलब शिक्षक केंद्रित होगा, तो बाल केंद्रित होगा नहीं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, कथनों में तारतम्यता और पूर्व ज्ञान से जुड़ाव। बी है, कठिन शब्दों का प्रयोग। सी है, सीधे पाठ की घोषणा करना। और डी है, उत्तर न मिलने पर दंड देना। तो देखिए उत्तर न मिलने पर दंड है तो निगेटिव है। सीधे पाठ की घोषणा आप कैसे कर सकते हैं? कठिन शब्द का प्रयोग क्यों करेंगे भाई प्रस्तावना कौशल में? प्रस्तावना कौशल का मतलब होता ही यही है कि प्रश्न एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए और छात्र जो है पूर्व ज्ञान को नए विषय को जोड़ने वाले होने चाहिए, अर्थात नए ज्ञान में जोड़ने वाले होने चाहिए, ठीक ना। प्रस्तावना का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से जुड़ाव, ठीक ना। प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, 15 है ना, 16 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करिए। अगर जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन का ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? कह रहा है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन पर ध्यान रखा जाए, मतलब जब वर्णन पर ध्यान रखा जाएगा, समझिए
क्रम से कहानी कहना है। मतलब आज ये नहीं कि एक बाघ था और वह बाजार जा रहा था, बीच में एक लड़की आई, लड़की को मार दिया और फिर आगे बढ़ा, उस आगे वाले को खाया। ये थोड़ी ना है कि एक बार गया है, वह गया बाजार में खा गया, फिर आया नीचे इधर आया लड़की को मारा। ऐसे नहीं, मतलब क्रम से होना चाहिए ना। तो वितरण विधि में ही क्रम होता है ना। वितरण विधि में बताया किसी घटनाओं या कहानी या स्थान का क्रमबद्ध वर्णन वितरण विधि कहलाता है। अब प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? जवाब। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है? जवाब होता है, सवाल जवाब। अब प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या होता है? इसमें क्रिया करके दिखाई जाती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्रिया करके दिखाई जाती है। और समूह चर्चा, इसमें समूह में बैठ करके विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। गणित किट का मुख्य उपकरण कौन सा है? ग्लोब, डोमिनोज, मानचित्र, चार्ट। देखिए गणित किट का तो डोमिनोज जो होता है गणित में ज़्यादा प्रयोग होता है। भूगोल शिक्षण की सामग्री है ग्लोब। ग्लोब जो है भूगोल शिक्षण की सामग्री होती है। और डोमिनोज जो होता है गणित का होता है, जिसमें गणित का मतलब ये है गणित की जो किट होती है वो गिनतारा होता है, अबेकस होता है, बोन्स होता है। ये सब संख्यात्मक कौशल का उपकरण है, ठीक ना। डोमिनोज का मतलब ये होता है। और मानचित्र और चार्ट ये भी क्या है? एक टिल्लम है, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? डोमिनोज ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अधिगम कैसा होता है? कह रहा है तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अधिगम कैसा होता है? अस्थायी होता है, अस्थायी और ठोस, भ्रमपूर्ण, निरर्थक। देखिए जब तर्क के आधार पर शिक्षण कराया जाएगा ना तो वह क्या होगा? अस्थायी होगा ना, ठोस होगा, क्योंकि वहाँ पर करके सीखा गया है, रटा वटा नहीं गया है। अस्थायी का मतलब होता है रट करके ज्ञान प्राप्त करना हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। फिर तेज हो गया क्या पढ़ाने? ठीक है। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? नीरस और कठोर। देखिए नीरस और कठोर तो एकदम नहीं होना चाहिए। संप्रेषण है जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, भी है सौंदर्यपूर्ण और भयमुक्त। ठीक है। सी कह रहा है बहुत अधिक शांत और डर वाला। डर वाला तो एकदम नहीं होना चाहिए। केवल शिक्षक का नियंत्रण, इस पर तो एकदम नहीं होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण और भयमुक्त होना चाहिए, ठीक ना। सौहार्दपूर्ण और भयमुक्त। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना। देखिए प्रश्न नंबर 20 है। फोन आ गया था। कह रहा है बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना ये किस प्रकार की गतिविधियां है? तो देखिए मतलब कदम ताल कराना, हाथ पैर ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, तो ये देखिए एक प्रकार की शारीरिक गतिविधि होगी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिविधियाँ। और मानसिक गतिविधियाँ क्या होती है? जिसमें चिंतन, स्मरण, तर्क करना शामिल हो, पहेली को हल करना शामिल हो, वह जो होता है मानसिक गतिविधियाँ होती है। और जो सांख्यिकी गतिविधियाँ होती है वो क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो सांख्यिकी गतिविधि होती है इसमें आंकड़ों संबंधित गतिविधि होती है, और जो लिखित होती है वो लिखने संबंधित होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है
बच्चों की कमियों या दोषपूर्ण अध्ययन एवं उसके प्रभाव को दूर करना, यह है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है। करें शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन, ये बात कौन कहे है। तो देखिए ये बात रायन बर्न का है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रायन बर्न। रायन बर्न शिक्षण को बालकों को अधिगम की ओर प्रेरित करने वाला मार्गदर्शन और प्रोत्साहन बताया है। थर्नडाइक का तत्परता प्रभाव और अभ्यास का नियम है, स्किनर का पुनर्बलन का नियम और फ्रावेल का किंडरगार्टन का नियम, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से कैसी होती थी। तो देखिए वो जो प्राचीन कालीन थी वह शिक्षक केंद्रित होती थी, ये ध्यान रहे। कैसी होती थी, शिक्षक केंद्रित होती। शिक्षक बोलता था, बच्चे सुनते थे। गुरुकुल में कहा वो उस समय यही था ना, शिक्षक बोलता था, बच्चे सुनते थे, उपदेश को ग्रहण करते थे। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। शिक्षण करते समय शिक्षक को मुख्य रूप से किन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए केवल शब्द पहले काट दो, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, ठीक है, बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम नहीं खत्म हो गया है, ठीक ना। तो क्लास समाप्ति की ओर अब ले चलते हैं। अब अगले दिन आएंगे 6 बजे, डेली 6 बजे क्लास चलेगी शिक्षण कौशल की, शिक्षण कौशल और मनोविज्ञान की, जो 20 नंबर का पूछा जाएगा दोनों मिला करके, अर्थात CDP है, ठीक ना। तो आप लोग डेली देखिएगा। अगर इस देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम कराएंगे, टॉपिक वाइज, किसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं और सभी क्वेश्चन का व्याख्या कराते हुए चलेंगे, ताकि आज पेपर में आए तो आप लोग आसानी से कर ले जाए। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थ्योरी आप पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो जान लीजिए कि परीक्षा पास नहीं हो पाएंगे। और भर्ती आने वाली है तो आप लोग तो पता ही है, तो इसलिए तैयारी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।